हेलो हेलो। आवाज जा रही है? हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे मेरे भाई। तो पिछले वाला जो वीडियो है ना, पिछले वाला वीडियो जो है ना, वह वीडियो आपके अपलोडेड हो चुका है। और जो पिछले वाला वीडियो में मैंने गांधी जी का पार्ट 1 पढ़ाया था, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक ना? उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा मेरे भाई। तो चलिए हम लोग पहले जो आपका वीडियो सब था, कुछ कुछ वीडियो वगैरह, जैसे कि स्टैटिक जीके में था रामसर साइट खेल से जितने ट्रॉफी था उनका ट्रिक, उसके बाद फिल्म अवार्ड जो था करंट अफेयर से, नियुक्ति वाला सभी लड़का, उसका भी आपका पीडीएफ, उसका प्लेलिस्ट बन चुका है। उसके बाद इनका भी जितना भी अभी संविधान से पढ़ाया हूं लगभग में, उसका भी प्लेलिस्ट बन चुका है। 8 से 9 क्लास हुआ है। और कल सुबह जो है 9 बजे मेरे साथ लाइव जुड़िए, ठीक ना? क्योंकि वो जो क्लास है ना आपका पूरे संविधान, मैं एक लॉयर हूं तो आप समझ सकते हैं कि मैं खुद किस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा। मेरा ये प्रैक्टिकली नॉलेज है, ये जो संविधान और इतिहास वगैरह है ये मेरा प्रैक्टिकली नॉलेज है। इसलिए मैं जो आपको पढ़ाऊंगा सबसे बेस्ट तरीका से पढ़ाऊंगा, और फालतू चीज तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। आप तो देखते हैं चाहे मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊं या कुछ भी पढ़ाऊं, ठीक ना? गांधी जी के प्रपोति किस जून थे? एक लड़का ने मुझे पूछा अभी कि सर गांधी जी का पहला सत्याग्रह, इससे पहले क्लास में मैंने बता दिया था कि 1906 में जो है क्या कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत किया था। क्यों? तो उसके पीछे रीजन भी बताए थे। क्योंकि वहां क्या किया था, गिरमिटिया मजदूर जो था उन पर जुल्म ढाया जा रहा था। तो इस वजह से गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत किया था। लेकिन भारत में सबसे पहले इसका आंदोलन था कहां से? चंपारण सत्याग्रह से। लेकिन गांधी जी जो 1893 में गए थे तो फिर 1901 में आए थे। 1901 में आने के बाद, फिर 1901 में आने के बाद तब जाके 1915 में आए थे। ये सब तो सारे क्लास में हो चुका है। हम लोग कहां तक पढ़े थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड तक, ठीक ना? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड तक कंप्लीट किए हैं तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं खिलाफत आंदोलन। कहां क्या स्टार्ट करते हैं? खिलाफत आंदोलन। कौन सा कलर ले लें? कलर चलिए लाल ले लेते हैं। खिलाफत आंदोलन ये क्या था पहले ये समझिए। देखिए खलीफा शब्द जो था ना, यहां पहले ये समझिए, तुर्की के खलीफा। तो ये खलीफा शब्द आया कहां से? ये जो खलीफा शब्द था, ये खलीफा शब्द है क्या, और ये खलीफा शब्द आया कहां से? देखिए इस्लाम धर्म का सर्वोच्च जो नेता होता था ना, इस्लाम धर्म का सर्वोच्च जो नेता होता था उसी को हम लोग कहा जाता था खलीफा। क्या कहा जाता था? खलीफा। इस्लाम धर्म का सर्वोच्च नेता होता था खलीफा। लेकिन बात आती है ये खलीफा का जो पद आया, ये आया कहां से? तो सबसे पहले एक पॉइंट याद रखिएगा, खलीफा जो है 636 ईस्वी में शुरुआत किया गया था, ठीक ना? 636 ईस्वी में शुरुआत किया गया था खलीफा पद। और यह जो पद है पहली बार ग्रहण किया था, पहली बार यह पद पहली बार लिए थे कौन? उमर खलीफा। ये आखिर आया कहां से? तो कहां से आया खलीफा शब्द? देखिए 600 कब इसका मृत्यु हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का? 632 में। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उसके बाद 632 ईस्वी के बाद 636 ईस्वी में खलीफा पद की स्थापना किया गया। यह खलीफा पद क्या क्या होता था? तो खलीफा एक होता था धार्मिक गुरु होता था, यानी धार्मिक का सर्वोच्च नेता। एक होता था राजनीतिक का सर्वोच्च नेता। क्या होता था? एक धार्मिक का सर्वोच्च नेता होता था, एक राजनीतिक का, यानी धर्म और राजनीति का सर्वोच्च नेता होता था। इसका कारण क्या था? तो धार्मिक नेता होने का कारण क्या था? तो इस बात को समझिए। धार्मिक होने का कारण एक था कि यह जो था अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, एक कारण यह था। राजनीतिक होने का कारण क्या था? कि जो इस्लाम धर्म के प्रभुत्व को स्थापित करना। तो यह था खलीफा। खलीफा शब्द पता चला कहां से आया? तो खलीफा जो है इस्लाम धर्म का सर्वोच्च नेता होता था। और 636 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुआ था। पहली बार इस पद को ग्रहण किए थे उमर खलीफा, और अंतिम बार पद का ग्रहण किए थे मुस्तफा कमाल पाशा।
आगे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह जो खलीफा शब्द था, दो प्रकार के राजनीति सर्वोच्च नेता होते थे, एक धार्मिक, दूसरा राजनीतिक। आखिर ये धार्मिक और राजनीतिक में क्या अंतर होगा? एक तो धार्मिक होने का मतलब यह है कि अपनी धर्म की प्रचार प्रसार बढ़ाना, यानी इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार को बढ़ाना। राजनीतिक होने का कारण क्या है? तो राजनीतिक होने का इस खलीफा पद का अर्थ यह है कि यह राजनीति का यानी इस्लाम धर्म का प्रभुत्व स्थापित करना। दो कारण था इसमें, ठीक ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं खिलाफत आंदोलन के। खलीफा पद समझ में आया आपको, हां या ना? अगर समझ में आया तो एक टाइप करिए, ठीक ना। चलिए, तो बात आती है खिलाफत का अर्थ होता है क्या? विरोध करना। खिलाफत आंदोलन का मतलब क्या होता है? विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना। खिलाफत का अर्थ ही क्या होता है? विरोध करना। आखिर ये विरोध क्या था? तो ये समझिए, तुर्की के खलीफा की धार्मिक सत्ता को बनाए रखने के लिए 1919 में भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक बड़ा आंदोलन था। आखिर तुर्की के धार्मिक सत्ता जो है, ये जो खलीफा है या सुल्तान था, इसे क्या किया गया? तो इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहली बात कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया गया था? क्योंकि तुर्की की हार हो गई थी। तुर्की किसके साथ था? धुरी राष्ट्र के साथ था। तुर्की किसके साथ था? धुरी राष्ट्र के साथ था। जो तुर्की था धुरी राष्ट्र के साथ था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच में। क्या हुआ था? 1914 से 18 के बीच में। जब 1914 से 18 के बीच में हुआ था तो इसमें तुर्की की हार हो गई थी। तो तुर्की भी एक साम्राज्य होता था जो तुर्की को संचालित करता था, उसे कहा जाता था ऑटोमन साम्राज्य। क्या कहा जाता था? ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य को क्या कर दिया गया? छीन भिन कर दिया। और खलीफा पद को क्या कर दिया गया? एक संधि किया गया। उस संधि का नाम क्या था? सेवरे का संधि। क्या नाम था? सेवरे की संधि। सेवरे के संधि के तहत इसे आरोपित संधि भी कहा जाता है। आपको पता होगा दो प्रकार की संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। एक था पेरिस संधि, जो सबसे बड़ा, ठीक ना, जो सबसे बड़ा जो होता था आरोपित संधि जो कहलाता था, वह कहलाता था कौन सा? वर्साई की संधि। वर्साई का संधि क्या था प्रथम विश्व युद्ध में? उसका कारण यह था प्रथम विश्व युद्ध में वर्साई की संधि का कि जो भी देश था हारे हुए धुरी राष्ट्र, उन पर क्या करना? आरोपित कर देना। इसलिए वर्साई की संधि को भी आरोपित संधि। लेकिन तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य को छीन भिन किया गया तो एक संधि किया गया, सेवरे का संधि। और सेवरे का संधि को क्या कहा गया? आरोपित संधि। और तुर्की के साम्राज्य को क्या कर दिया? छीन भिन कर दिया। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने यह वादा किया कि अगर मैं प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाता हूं तो तुर्की का जो साम्राज्य है, यानी तुर्की का जो साम्राज्य है, उसको मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तुर्की के साम्राज्य को क्या करूंगा? यानी खलीफा पद को समाप्त नहीं करूंगा और ऑटोमन साम्राज्य के साथ अच्छे व्यवहार रखूंगा। इसी अच्छे व्यवहार की वजह से भारत के मुसलमान वगैरह, बहुत सारे भारतीय हिंदू वगैरह भी इसका सपोर्ट किए थे, जिसके बावजूद भी ब्रिटेन ने अपना ये वादे से मुकर गया और खलीफा पद की क्या कर दिया गया? समाप्ति कर दी गई। किस माध्यम से? सेवरे के संधि के माध्यम से। फिर से सुनिए, मैंने आपको क्या बताया? खलीफा पद क्या होता था? तो खलीफा पद का स्थापना कब किया गया था? जब 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है, तब जाके 636 ईस्वी में खलीफा पद की स्थापना किया गया। और पहले खलीफा बने कौन? तो उमर खलीफा। खलीफा जो होता था यह धार्मिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के सर्वोच्च नेता होते थे। धार्मिक नेता होने का मतलब क्या है? भारत या दुनिया के स्तर पर धर्म के प्रचार प्रसार करना। यानी पूरी दुनिया के मुसलमानों का सुल्तान जो होता था खलीफा होता था। और वो कहां के सुल्तान होते थे? तुर्की के सुल्तान। तो ये राजनीतिक होने का कारण क्या है? इसको यानी प्रभुत्व, इस्लाम धर्म के प्रभुत्व को स्थापित करना। और इसी खलीफा पद को 1924 में क्या कर दिया गया? मुस्तफा कमाल पाशा अंतिम थे खलीफा पद ग्रहण करने वाला, जिसके बाद यह समाप्त कर दिया। यहां तक फिर से समझ में आया, ठीक ना। अब बात आती है 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेज ने वादा किया था कि मैं ऑटोमन साम्राज्य को उसी प्रकार से फिर से उसको क्या किया जाता है? सुशोभित किया जाएगा और खलीफा पद के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की या अन्य देश के मुसलमानों ने सहयोग भी किया। फिर भी इस
के लिए तुर्की साम्राज्य की हार हो जाती, क्योंकि धुरी राष्ट्र के साथ यह शामिल थे और मित्र राष्ट्र की जीत होती है। तो सेवरे का संधि किया गया, जिसे आरोपित संधि कहा जाता है। इस सेवरे के संधि के द्वारा क्या कर दिया गया, खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक ना, ये तक समझ में आया। खिलाफत का अर्थ होता है विरोध करना। खिलाफत का अर्थ क्या होता है, विरोध करना। ये तो समझ में आया। दूसरा पॉइंट, यहां से एक और पॉइंट नोट करिएगा। खिलाफत का अर्थ होता है विरोध करना। क्या होता है, विरोध करना। यानी तुर्की में खलीफा जो धार्मिक स्थापित कौन सी संधि हुआ था, सेवरे की संधि। सेवरे की संधि या आरोपित संधि। क्या हुआ था, सेवरे की संधि या आरोपित संधि। ठीक ना, समझ में आया इस पॉइंट को, इस पॉइंट को समझ में आया। चलिए अब बात आती है, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था तुर्की के खलीफा की धार्मिक सत्ता को बनाए रखने के लिए 1919 में भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया बड़ा आंदोलन था। क्या था, बड़ा आंदोलन था। नेतृत्व कौन किए थे, मोहम्मद अली शौकत अली, जिसे अली बंधु के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या जाना जाता है, अली बंधु। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। सितंबर 1919 में खिलाफत आंदोलन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था यह नई दिल्ली में हुआ और इसमें महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया। क्या किया गया, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया। अगर आपसे पूछा जाए खिलाफत आंदोलन कब से कब चला था, तो आप कह सकते हैं 1919 से लेकर 1924 तक। ठीक ना, 1919 तक 24 तक। संधि का मतलब यह होता है, ये जो सेवरे का संधि, अगर कोई साम्राज्य पहले हार जाती थी तो उनके लिए संधि किया जाता था, या तो उसका जो साम्राज्य को, जैसे कि मान लीजिए कि बक्सर का युद्ध आपको पढ़ाए थे, तो बक्सर के युद्ध में किसका संधि हुआ था, तो इलाहाबाद का संधि हुआ था, क्योंकि मुगल साम्राज्य को अपने अधीन ले लिया और मुगल साम्राज्य को जब अधीन ले लिया तो उसको पेंशन के आधार पर बैठा दिया। शाह आलम द्वितीय को पेंशन दिया जाता था और मुगल का जितना भी साम्राज्य होता था वो अपने अंतर्गत ले लेता था। चलिए क्लियर है यहां तक। अब बात आती है 1919 के दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुसलमान एकता पर भाषण कौन दिए थे, स्वामी श्रद्धानंद। आप कह सकते हैं, इसका पीडीएफ नहीं डाले, पीडीएफ डाल दिया गया मेरे भाई, पहले पढ़ लीजिए तब पीडीएफ। ठीक ना, तो याद रखिएगा, जो 1919 के दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुसलमान एकता पर भाषण दिए थे स्वामी श्रद्धानंद। ये कितने बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। 1919 के दिल्ली जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे कौन, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने गायत्री मंच से शुरुआत किया था और यह आंदोलन जो है हिंदू और मुसलमान का एकता का प्रतीक भी माना जाता है। और बात आती है 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया पूरे देश में। 17 अक्टूबर को 1919 में खिलाफत दिवस मनाया गया। ठीक ना, खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जाए जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। ठीक ना, महात्मा गांधी के द्वारा क्या कहा गया, हिंदू और मुसलमानों के एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जाए जो 100 वर्षों के रूप में प्रस्तुत नहीं होगा, यानी महात्मा गांधी के द्वारा यह कथन कहा गया। 1924 में तुर्की के सुल्तान, देखिए 1922 में क्या हुआ था, क्योंकि सेवरे की संधि 1920 में हुआ था, तो सेवरे की संधि जब 1920 में हुआ था तो तुर्की का जो सुल्तान था 1922 में, ये जो खलीफा पद है इनको तो पूर्णतः समाप्त कर दिया और तुर्की का साम्राज्य को छीन बीन कर दिया था। तब जाके 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा ने इस खलीफे पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, खलीफा पद को समाप्त कर दिया। ठीक ना, चलिए अब अगला बात आती है असहयोग आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन। पहले देखिए एक बार पढ़ लीजिए, फिर से मैं इसका रिवीजन कर दूंगा, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक ना, असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 के बीच में चला और जो लड़का आपने वीडियो नहीं देखा है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पार्ट 1, उस पॉइंट को देख लीजिए। ये पार्ट 2 है आपका। ठीक ना, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया ये प्रथम जन आंदोलन था। पता है यह आंदोलन जो है हिंदू तथा मुसलमान दोनों का नेतृत्व था। इसमें हिंदू तथा मुसलमान दोनों का नेतृत्व था। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसमें इसका प्रतीक चिन्ह था चरखा प्लस खादी। क्या था, चरखा प्लस खादी। इसमें नारा था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाना, महात्मा गांधी का कथन है। इसमें इस प्रकार का नारा बनाया गया कि महात्मा गांधी का यह कथन था कि 1 वर्ष में हम पूरे भारत को स्वराज दिलाएंगे और ब्रिटेन को भगाएंगे।
और कलकत्ता का विशेष अधिवेशन किया गया था। इससे पहले कांग्रेस का अधिवेशन हो चुका था, लेकिन कलकत्ता में इसके लिए, ठीक ना, इसके लिए कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया, यानी प्रस्ताव इसके लिए पारित हुआ, ठीक ना। नागपुर का अधिवेशन 1920 में हुआ, जिसके अध्यक्ष बने थे बिजवा राघवाचारी की अध्यक्षता में प्रस्ताव स्वीकार किया गया। एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ मेरे भाई। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद किए थे। एक लड़का, देखिए एक लड़का लिख रहे हैं कि सर डेट याद नहीं रहता। देखिए बार बार रिवीजन करने से डेट किसको याद रहता, आप एक चीज बताइए। डेट हमने रिवीजन किया बार बार, तब मुझे डेट याद है, और डेट जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा वही डेट मैं दूंगा, फालतू डेट दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपके सिलेबस के अनुसार जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना ही दूंगा, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फ्री क्लास है मेरे भाई। फिर से सुनिए, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के द्वारा। और इसे महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुस्लिम तथा महिलाएं तथा हिंदू तीनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसका प्रतीक चिन्ह था चरखा प्लस खादी। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं, इसमें जो था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, ठीक ना। नारा था 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाना, महात्मा गांधी का। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, यानी कांग्रेस के लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया 1920 में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया। ये याद रखिएगा, किस विशेष अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित हुआ, तो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। इसमें प्रस्ताव को पारित किया गया, ठीक ना। और दूसरी बात, नागपुर का अधिवेशन 1920 में, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बिजया राघवाचारी। और इस बिजया राघवाचारी की अध्यक्षता में प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? स्वीकार किया गया। और तब जाके असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया गया। और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व कौन किए थे? स्वामी विद्यानंद। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व कौन किए थे? स्वामी विद्यानंद। यह 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है, प्री में, ठीक ना। चलिए अब अगला बात आता है 5 फरवरी। ये लिख दिया है 5 फगी, ठीक है, टाइपिस्ट लिख दिया है 5 ठगे, ठीक ना। चलिए इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या किया गया था? पुलिस ने एक राजनीतिक जुलूस हो रहा था। देखिए एक प्रकार से राजनीतिक जुलूस चल रहा था असहयोग आंदोलन में, और पुलिस ने क्या किया? अंग्रेज पुलिस ने, अफसर ने क्या कर दिया? इस पर गोलीबारी कर दी। तो लोग तो इससे आग बबूला होगा। तब जाके इस परिणाम स्वरूप जनता ने पुलिस पर हमला कर दी और 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया। और इसमें यह जो घटना हुआ 5 फरवरी 1922 को। आप एक चीज बताओ, अंग्रेज हिंसक नहीं था, अंग्रेज भी हिंसक था, लेकिन गांधी जी को यह आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे, जिस वजह से यह जो है असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण भारत में बहुत वर्षों के बाद ऐसी व्यथा देखने को मिली। कब? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तब। अगर चाहते तो इस प्रकार का जो बात हुई थी चौरी चौरा कांड के बाद भी अगर असहयोग आंदोलन चलता तो देश को आजादी उसी समय मिल जाती। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि हम हिंसा से नहीं अहिंसा से बात किया जाए, क्योंकि वह चाहते थे एक स्वच्छ नेता बनना। और दूसरी बात, गांधी जी का कारण यह भी था कि यह असहयोग आंदोलन, इससे बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था, बड़े बड़े नेता ने इसका विरोध किया था। और यह असहयोग आंदोलन के कारण, इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट आता है, असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद इलाहाबाद में एक प्रकार का पार्टी गठन किया गया, जिसका अर्थ होता था स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। जब इसका गठन 1923 में किया गया, किसके द्वारा? चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक ना, और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास, ये आपके एनटीपीसी में पूछ चुका है, ठीक ना। और महासचिव पहले कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू,
ठीक ना। बात आती है स्वराज पार्टी का मुख्य लक्ष्य क्या था। जो विधानसभा में चुनाव होने वाली थी ना, जो विधानसभा में चुनाव होने वाली थी, इस विधानसभा चुनाव में क्या किया जाता, इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व पाना। और यह पार्टी ने 1924 में भारतीय संविधान की भी मांग की थी। और आपको पता होगा केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष, केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे। केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे, उसका नाम था विट्ठल भाई पटेल। और ये कहां के मेयर बने थे, विट्ठल भाई पटेल। ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है, कब बने थे, 1925 में। क्योंकि 1923 में जो चुनाव हुआ था मेयर का, इसमें अहमदाबाद से चुनाव लड़े और केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष। इस पॉइंट को जल्दी नोट करिएगा, इस पॉइंट को जल्दी आप नोट करिएगा, इस पॉइंट वाले चीजों को, इस पॉइंट को जल्दी नोट करिएगा। देखिए हुआ यह था कि केंद्रीय विधानसभा का यहां चुनाव हुआ था, ठीक ना। इसमें क्या हुआ था, स्वराज पार्टी इसमें 101 सीट में 42 सीट जीत चुकी थी। कितने सीट जीत चुकी थी, 101 सीट में 42 सीट जीत चुकी थी। और सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल ने 1925 में केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बने थे। क्लियर है यहां तक। तो याद रखिएगा, इस स्वराज पार्टी ने ही भारत में पहला पार्टी था जिसने संविधान की मांग किया था, ठीक ना। चलिए यहां तक क्लियर है। अब बात आती है अगला पॉइंट कि असहयोग आंदोलन में क्या क्या बातें थी। देखिए इसमें बहुत सारे बातें छुपी गई थी कि विदेशी सेवा, ठीक ना, विदेशी सेवा, विदेशी वस्तु, ठीक ना। उसके बाद सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल, शिक्षा, ठीक ना, शिक्षा। उसके बाद आप कह सकते हैं शिक्षा, इन सब का बहिष्कार किया गया। और 2 विश्वविद्यालय का भी गठन किया गया, काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, ठीक ना। तो बात आती है विदेश सेवा, विदेश वस्तु, सरकारी स्कूल, शिक्षा, इन सब का बहिष्कार किया गया। तब जाके बहुत सारे लोगों ने नाराज हुआ, बहुत सारे लोगों ने यह नाराजगी जाहिर की कि मैंने वकालत छोड़ दी, मैंने अपना जो भी विदेश सेवा में था उसको छोड़ दिया। इसके बाद भी गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस कैसे लिया, ठीक ना। चलिए क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। 1924 के कांग्रेस के बेलगाम, ठीक ना, जब मैं बीपीएससी मेंस वाले को पढ़ाता था तो यही क्लास में 15 दिन लेता था, यानी 15 घंटे का। और आपका जितना बड़ा सिलेबस है वो 3 घंटे में काफी है। और 1 दिन और होगा, ठीक ना, 1 दिन और क्लास होगा, उसमें 100 से लगभग 50 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपका वो रिवीजन क्लास होगा। इससे पहले का पार्ट 1 वीडियो था, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीका से, जिस तरीका से इसमें भी इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। देखिए होता क्या है ना कि बहुत सारे लड़के का मतलब ये कहानी टाइप से सर बताते चलो। आप एक चीज बताओ, आपको हम 10 घंटे 5 घंटे क्लास लूंगा तो आप एक चीज तो समझ में आता होगा आपको। इसी क्लास को मैं 5 घंटे दे दूं तो आपके दिमाग में ना पूरे कहानी ही जड़ दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है मेरे भाई, एग्जाम सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, बेस्ट क्वेश्चन का डिस्कशन, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले इसलिए मैं उसको डीप लेके चलता हूं, कम डीप में, ताकि आपको यह भी दिक्कत ना हो, कि आगे चल के जो भी पढ़े आप, जो भी मेरे साथ समय टाइम स्पेंड करें, उसमें आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि सिलेबस जिसका छोटा होता है, जैसे ग्रुप डी, बिहार एसएससी, इन सब में इतना जरूरत है, ठीक ना। चलिए अब बात आती है 1924 के कांग्रेस बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला बात आता है दांडी मार्च, ठीक ना, दांडी मार्च की बात क्या है ये समझिए। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से 78 भारतीय अनुयायी, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार यूपीएससी पीटी में पूछा था कि कुल कितने थे, तो कुल सदस्य की बात किया जाए कितने अनुयायी थे तो 80 थे, लेकिन कुल भारतीय की बात किया जाए तो 79 थे। कैसे, एक 78 भारतीय अनुयायी और एक गांधी जी, ठीक ना। और एक अमेरिकी अखबार संपादक बेग मिलर के साथ 24 दिनों की पैदल यात्रा किया गया
और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा गया। यानी नमक पर जो अंग्रेज द्वारा टैक्स लगाया जाता था, नमक पर जो अंग्रेज द्वारा टैक्स लगाया जाता था, उन्हीं नमक टैक्स को खत्म करने के लिए क्या किया जाता था, तो 24 दिन की पैदल यात्रा यानी 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से लेकर दांडी पहुंचे और कुल यात्रा लगभग में 385 किलोमीटर माना जाता है, ठीक ना। उत्तर पूर्व भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा महिला रानी गोंडेल ने किया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दिया है और नागालैंड की रानी भी कहलाती है कौशल्य इसका नाम है गोंडेल। क्या नाम है? कौशल्य गोंडेल, ठीक ना। चलिए अब बात आती है तमिलनाडु में दांडी यात्रा कौन नेतृत्व किया था? जो भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम जो एक प्रकार से कह सकते हैं प्रथम भारतीय वायसराय थे सी राजगोपालचारी, उसी के द्वारा। उड़ीसा में दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? गोपीचंद। केरल में दांडी यात्रा का नेतृत्व कौन किया था? वैकोम सत्याग्रह के नेतृत्व में, वैकोम सत्याग्रह के नेता थे, ठीक ना। अगला पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किया और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया। यानी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस जो यात्रा था और मुसोलिनी का जो रोम मार्च था इससे किया गया, ठीक ना। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको पॉइंट को समझते हैं। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया, ये पॉइंट हुआ। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। कहां से? साबरमती आश्रम से। कितने अनुयायी थे? 78। लेकिन कुल कितने थे? 80। एक गांधी जी और दूसरा अमेरिकी संपादक वेब मिलर, यह भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है। अगला पॉइंट, कितने दिनों की यात्रा थी? तो 24 दिनों की पैदल यात्रा थी। और इसमें क्या किया गया? नमक पर जो टैक्स लगता था इस नमक कानून को तोड़ा गया। कुल पैदल यात्रा कितना था? 385 किलोमीटर। क्लियर है यहां तक? उत्तर पूर्व भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय बच्ची नागा महिला, जिसे कौशल्य गोंडेल कहा जाता है, इसे नागालैंड की रानी की भी उपाधि दी जाती है, ठीक ना। तो कौशल्य गोंडेल ने किया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दिया गया, ठीक ना। तमिलनाडु में दांडी यात्रा का नेतृत्व स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सी राजगोपालचारी के द्वारा किया गया। उड़ीसा में दांडी यात्री का नेतृत्व गोपीचंद किया। केरल में दांडी यात्रा का नेतृत्व वैकोम सत्याग्रह के नेता किया, ठीक ना। यहां से क्वेश्चन बनती है, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किया। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किया और रोम मार्च से किसकी तुलना किया? मुसोलिनी से। यानी मुसोलिनी की रोम मार्च और नेपोलियन की पेरिस मार्च से इसकी तुलना की गई। किसकी? दांडी मार्च की, ठीक ना। चलिए अब बात आती है दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए जब यह 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ तो 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च के समाप्त होने के बाद इसकी शुरुआत दांडी स्थान से ही किया गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो कांग्रेस एवं मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। देखिए कारण था इसका, यह समझिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैं आपसे विनय करता हूं कि आप मुझे आज्ञा दो कि मैं आंदोलन करूं, ठीक ना। चलिए इसका कारण यह था कि यंग इंडिया इसकी समाचार पत्र थी, इससे पहले मैं बता चुका हूं। यंग इंडिया इसकी समाचार पत्र थी। इसमें लेख द्वारा सरकार से 11 सूत्री मांग किया गया, 11 सूत्री अंतिम मांग प्रस्तुत किया गया। और इसका प्रभाव क्या हुआ आगे बताते हैं कि 11 सूत्री मांग क्या क्या था। तो ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने हेतु कदम उठाया गया और गांधी जी समेत अनेक नेताओं को जेल में डाला गया। और इसका नेतृत्व जो है गांधी जी के बाद कौन नेतृत्व किए थे? तो याद रखना है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद इसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो याद रखना है अब्बास तैयब जी। कौन करते हैं? अब्बास तैयब जी। कौन करते हैं? अब्बास तैयब जी, ठीक ना। अब्बास तैयब जी करते हैं। कौन करते हैं? अब्बास तैयब जी। याद रखिएगा ये जो 11 सूत्री मांग है इसमें क्या क्या रखी गई। एक तो 11 सूत्री मांग में भूमि कर में 50% की कमी। क्या किया गया? भूमि कर में 50% की कमी। दूसरी बात, सैन्य खर्च में 50% की कमी। सैन्य खर्च में कितना? 50% की कमी। देखिए 11 मांग है जो इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिए, ठीक ना।
कि भूमि कर में 50% की कमी, सैन्य खर्च में 50% की कमी, ठीक ना। जो राजनीतिक कैदी था भारतीय, उनको रिहा किया जाए, ठीक ना, राजनीतिक कैदी को रिहा किया जाए। देसी कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, देसी कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। और आर्म्स एक्ट में कुछ सुधार करके अपने पास हथियार रख सके, इसके लिए यह 11 सूत्री मांग किया गया। फिर से सुनिए, जैसे भूमि कर में 50% की कमी, सैन्य खर्च में 50%, जो भूमि लगान वगैरह होता था उनमें 50% की कमी, सैन्य खर्च में 50% की कमी। दूसरी बात, इसमें जो आर्म्स एक्ट होता था, आर्म्स एक्ट के तहत अपने पास हथियार रखने की, सुरक्षा के लिए हथियार रखने की एक प्रकार से इसमें मांग भी थी, ठीक ना। जो कपड़ा उद्योग था देसी का, उनको भी एक प्रकार से सहायता के लिए, यानी उनको भी बढ़ावा देने के लिए इसमें मांग की गई थी। क्लियर है यहां तक? फिर से सुनिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध कांग्रेस और मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। इसका कारण था कि यंग इंडिया जो समाचार पत्र था, इसमें लेख द्वारा ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्री अंतिम प्रस्तुत मांग किया गया। प्रभाव क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने हेतु सख्त कदम उठाए। गांधी जी समेत अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया गया और गांधी जी के बाद जब इसे नेतृत्व में, यानी गांधी जी को जब जेल में डाल दिया जाता है तो उसका नेतृत्व अब्बास तैयब जी करता है, ठीक ना, ठीक ना, अब्बास तैयब जी। इसमें बहुत सारे 11 सूत्री मांग में था, समझ में आपको आया 11 सूत्री मांग, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट आता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता क्या कहा था, तो इस पॉइंट को समझिए। गांधी इरविन समझौता जो है, गांधी, सर कमेंट पर ध्यान दीजिए, क्या क्या ब्लॉक कीजिए सर, अब्यूज लैंग्वेज वालों को। अरे बेवकूफ लोग। चलिए, गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को, पढ़ाई नहीं देखना, फालतू का कमेंट करते रहना है, हम इसीलिए कमेंट पे ध्यान नहीं देते, ठीक ना। इसलिए बोलते हैं मेरे भाई, कमेंट पे ध्यान ना दो, सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखो। देखो, कमेंट पे आप ध्यान दोगे ना, तो कमेंट, दुनिया में एक एक तरीका के लोग हैं, सबका अलग अलग मानसिकता होता है, लोगों की सोच अलग अलग होती है, हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते हैं। मैं इतना मेहनत करके आपके लिए इतना अच्छा, अगर आप मिला लो तो इतना गारंटी देता हूं, अगर आप जितना पढ़ा रहा हूं उससे अगर 90 से 95% क्वेश्चन ना टकराए तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। आपको करंट और स्टैटिक जीके में भी वादा किया था कि मेरे भाई अगर क्वेश्चन नहीं टकराएगा तो पढ़ाना छोड़। 80% क्वेश्चन टकराया ना, यही होता है जज्बा। मैं आपके पास बात बोल सकता हूं, बहुत सारे बातें बोल सकता हूं, बहुत सारे आपको बातें बहला सकता हूं, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि मैं एक टीचर से पहले एक स्टूडेंट हूं, क्योंकि मुझे भी बीपीएससी 65 में बीपीएससी मेंस दिए हैं। आप इस अनुमान लगा सकते हैं कि जो स्टूडेंट जिसके अंदर जिंदा है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं आपके साथ बुरा करूंगा, मेरे साथ बुरा होगा, क्योंकि मुझे भी उस पर डिपेंड है। तो इसलिए मेरे भाई, ये मेरे साथ ये एक प्रकार से पॉजिटिविटी है, इसलिए मैं आप लोगों का कमेंट नहीं देखता हूं। और कमेंट इसके लिए माफ करिएगा, मैं लास्ट में आप सभी का कमेंट जो जो प्रॉब्लम होगा मैं सुनूंगा, ये बहुत बड़ी बात होता है और इसलिए इंपॉर्टेंट ये होता है। ये भी मेरा वादा है कि मैं जितना पढ़ा दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाए। आप ही लोग कहे थे कि सर गांधी जी पे वीडियो बनाए, इतना अच्छा कंटेंट, मुझे 5 घंटे लगता है इसको बनाने में। आपको क्या लगता है कि मैं 1 घंटे में उतार देता हूं? 5 घंटे लगती है बनाने में, अपने भाषा में लिखने में, अपने आप को तैयार करने में, इसको बनाने में मुझे लगता है। मैं 5 घंटे जो उधर समय देता हूं, आप सोचिए, आपके लिए फ्री क्लास देता हूं, अब फिर आप जाके उल्टा सीधा कमेंट करिएगा तो ये आपकी गलती है। मुझे सुनने की आदत है, ठीक, आप जो भी बोलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा, आप लोगों का जो भी मर्जी हो। देखिए, डिपेंड ये करता है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे लड़के भी होते हैं, बहुत सारे सोच भी होता है, मैं किसी के सोच को बदल नहीं सकता हूं, ठीक ना। पीडीएफ डाल दिए हैं। चलिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसमें कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की मांग मान ली। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रही थी, इसको समाप्त करने की मांग किया गया, क्योंकि गांधी इरविन समझौता में यही बात की गई थी। और 1931 के लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गांधी जी को प्रेरित किया। और कांग्रेस की ओर से नेतृत्व कौन किए थे? याद रखिएगा, गांधी जी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की नेतृत्व भारत की ओर से महात्मा गांधी ने किए थे, यानी जो कांग्रेस की ओर से नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी, ठीक ना। अब बात आती है
यह जो है गोलमेज सम्मेलन, इस समय जो थे, इस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन किए थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। और आपको पता होगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, कहां? लंदन में। कहां हुआ? लंदन में। लेकिन यह एक प्रकार से असफल रहा, इसमें यह एक प्रकार से असफल रहा। गांधी जी ने कहा कि जो जरूरत है बाद में वापस लौटने के बाद जो जरूरत है देश को, उसके लिए मैंने मांग उठाई, लेकिन यह असफल रहा। ठीक ना? चलिए, और विंस्टन चर्चिल ने, जैसे देखिए वहां जब गए गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे तो विंस्टन चर्चिल ने मीडिया वाले ने, वहां बहुत सारे मीडिया वाले ने बोला कि भारत की ओर से एक महान हस्ती आ रहे हैं, उस हस्ती को विंस्टन चर्चिल के बाद में सुने और फ्रैंक मॉरिस भी सुने। तो उस हस्ती आ रहे हैं जो पूरे भारत का नेतृत्व करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय, महात्मा गांधी एक पूरे भारत का नेतृत्व करते थे। जब वहां पहुंचे तो उसने, विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा कि यह अर्धनंग फकीर है। क्या कहे? अर्धनंग फकीर है। और विद्रोही यानी देशद्रोही फकीर किसने कहा? फ्रैंक मॉरिस। कुछ लड़के ने यह कहा कि सर आपने बताया कि अर्धनंग फकीर तो बहुत जगह लिखा रहता है फ्रैंक मॉरिस, लेकिन यह गलत है। फ्रैंक मॉरिस ने देशद्रोही फकीर कहा था, लेकिन अर्धनंग फकीर किसने कहे थे? याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल। ठीक ना? चलिए, अगला पॉइंट आता है पूना पैक्ट। देखिए, आपको पता होगा रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग पता है? सांप्रदायिक पंचांग क्या था? इसमें क्या था? दलित के लिए अलग पृथक निर्वाचन की बात किया गया, यानी दलित के लिए पृथक निर्वाचन की मांग किया गया, यानी पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार किया गया। ठीक ना? कैसे? क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड को सांप्रदायिक पंचायत का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचायत का जनक कहा जाता है किसके द्वारा? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। रैमजे मैकडोनाल्ड, क्योंकि इसी गोलमेज सम्मेलन में यह बात रखी गई थी कि दलित वर्ग के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि हिंदू, जैसे पहले मुसलमान को बांटने के लिए, हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए 1909 के एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया था, उसी प्रकार से हिंदू में विभाजन करने के लिए दलित वगैरह ये सब पहले कुछ नहीं था मेरे भाई। अगर आप चल जाते हैं, मुझे लगता है मोर वंश तक जाते होंगे, उसके बाद भी अगर यहां तक कोई धर्म फर्म कुछ भी नहीं था। इतना याद रखिएगा, वहां ना धर्म था ना जात था। ये बाद में जो अंग्रेज आया ना, यही इतना ज्यादा मरोड़ दिया ना, एक तो धर्म के नाम पर, एक दूसरा जात के नाम पर, इतना तोड़ दिया। और आजकल का जो ये अंग्रेज है, जो संसद भवन में बैठते हैं, सबसे जो भ्रष्ट आदमी होता है, उसका अगर काउंटिंग किया जाए 90% नेता निकलेगा आपको सबसे भ्रष्ट आदमी। कहां से? तो सबसे भ्रष्ट आदमी आपको संसद भवन या विधानसभा में मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे जो उसका योग्यता होता है, मतलब जो जितना क्राइम करेगा, जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा, जो जितना लंबा फेंकेगा, वही सबसे बेस्ट वहां का नेता बनेगा। आपको पता है, जो सबसे लंबा फेंकता है। एक बार एक कहानी बताते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी गए थे कहां, देखिए मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूं, सब पार्टी अपने अपने में बेस्ट है, सब लुटेरा है, बस इतना समझिए। जो जनता के लिए, जो किसान के लिए नहीं है, जो स्टूडेंट के लिए नहीं है, सब बेकार है। क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मुझे भी पता है कि जब बारिश नहीं होती तो कितना दिक्कत होता है वगैरह, ये सब। एक स्टूडेंट हूं तो मुझे भी पता है कि अगर एग्जाम नहीं होती तो बच्चों को कितना तकलीफ होता है, कितना डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत सारे बच्चे। इतना ये, इसलिए सरकार बेकार है। जब ये दो चीज सही नहीं किया तो बेकार सरकार है, कोई अच्छा सरकार नहीं। ठीक ना? इतना याद रखिएगा कि मेरे भाई, कि जो वो सब बैठे हुए हैं उसमें योग्यता अगर बैठा दिया जाए, कि जैसे कि हम लोग का एग्जाम लेके पास करता है, जैसे मान लीजिए बीपीएससी मेरा क्लियर हुआ तो उसमें हमको एग्जाम पास करके बैठाएगा, पीटी लेगा, मेंस लेगा, इंटरव्यू। आपको रेलवे में पीटी लेगा, फिर मेंस लेगा, या ग्रुप डी में पीटी लेगा, फिर आपका दौड़ करवाएगा। मतलब जो आपका ये नियम है, उसी प्रक्रिया से नेता लोगों के लिए क्यों नहीं प्रक्रिया है? ठीक ना? नेता लोगों के लिए प्रक्रिया क्यों नहीं है कि भाई तू एग्जाम दे तब तू विधायक बनेगा, तू सांसद बनेगा। अगर ये रूल
एस्टेब्लिश हो जाए ना, यानी स्थापना हो जाए ना, तो भारत में कोई भी नेता ऐसा नहीं करे। यहां हम लोग बपोती मान लेते हैं कि दो पार्टी है, किसी तीसरे को हम लोग मौका देते ही नहीं, किसी तीसरे को मौका देते ही नहीं। जब मैं दिल्ली में था तो मुझे याद है कि दिल्ली में ऐसी सरकार जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, अरविंद केजरीवाल का, रियलिटी में, क्योंकि वहां एक बहुत अच्छा काम किए थे। देखिए क्या है, भारत में बहुत सारा ऐसा बीजेपी या आईटी सेल, चाहे कांग्रेस का आईटी सेल, किसी का भी, सब अपनी अपनी पार्टी को लेके चलता है, लेकिन वह एक ऐसा नेता है जिस पे मुझे गर्व है। जैसे केरल का देख लीजिए, केरल में काम होता है, वहां कोई दूसरा दल नहीं बन सकता, वहां क्षेत्रीय दल बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां क्षेत्रीय दल ही वहां काम कर सकता है, ठीक ना, ये बात है। चलिए क्या बोले उनके बारे में, ये किसी के बारे में, तो जब नरेंद्र मोदी गए कहां पता है, जब नासा गए तो नरेंद्र मोदी में से पूछा गया कि नासा में बोला कि नासा के वैज्ञानिक लोग, मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूं। तो नरेंद्र मोदी बोले क्या उपहार दीजिएगा? तो बोले मैं उपहार ये देना चाहता हूं, आपको कुछ मिसाइल देना चाहता हूं। तो बोले क्या मिसाइल को मैं क्या करूंगा? तो बोले कि आप इतना लंबा लंबा बात फेंकते हैं, मिसाइल को भी फेंक दीजिएगा ग्रेविटेशनल के पार। ये है, थोड़ा सा जोक था। चलिए, किसी को लेना नहीं इस पर दिल पर। पूना समझौता 1932 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड था, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दिया। सांप्रदायिक पंचायत का मतलब यह था कि जो दलित के लिए पृथक निर्वाचन, एक तो पहले ही 1909 एक्ट में हिंदू मुसलमान करके यहां लोगों के बीच में भावना पैदा कर दिया कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान। पहले लोग कितना आसानी से जीते थे, गर्व होता था। लेकिन आजकल के नेता लोग वही हिंदू मुसलमान करते हैं, दलित फलित, ये ओबीसी जनरल फंडल करके लोगों को आपस में बांटते हैं। इससे बचिए मेरे भाई, इससे बचिए, सब कुछ नहीं होता है। ये नेताओं का एक प्रकार से पूंजीपति है, ठीक ना। चलिए, पूना समझौता में दलित पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर लिया, यानी इसके लिए रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि हिंदू को भी 2 हिस्सों में बांट देंगे, तब जाके ऐसा होगा कि भारत में अपने आप टूटने लगेगा। जब टूट जाएगी तो मुझे खुद कहेंगे कि अंग्रेज ही सही है, अंग्रेज ही मेरा पूज्य कर्म है। लेकिन गांधी जी की सोच की वजह से पूना समझौता 1932 और भीमराव अंबेडकर साहब की सोच की वजह से एक यरवदा जेल पुणे में बैठक हुई, यानी यरवदा जेल में एक प्रकार से समझौता हुआ। इसमें दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन तो नहीं स्वीकार किया गया, लेकिन आरक्षित सीट जो होता था विधानसभा में, यानी आपको बता चुके थे कि प्रांतीय विधानसभा का गठन भी 1919 अधिनियम के तहत हुआ था, और प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर दलित वर्ग के लिए 147 कर दिया गया। एक पॉइंट तो यह कर दिया, ठीक ना। चलिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1933 में किया गया था, लेकिन इसका पुराना नाम अखिल अस्पृश्यता था, लेकिन 1933 में इसका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। हरिजन मतलब भगवान का प्रिय, हरिजन का मतलब भगवान का प्रिय। तब जाके हरिजन शब्द भी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, और हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1933 में किया महात्मा गांधी के द्वारा, और जिसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे, ठीक ना। चलिए, क्लियर है यहां तक। पूना समझौता 1932 में हुआ था। इसमें क्या मांग था? तो जो दलित के लिए पृथक निर्वाचन था, जो सांप्रदायिक पंचायत घोषणा किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने, इस रैमजे मैकडोनाल्ड के प्रस्ताव को भीमराव अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी जी ने यरवदा जेल में एक बैठक हुई, और दलित वर्ग के लिए जो पृथक निर्वाचन था इसे स्वीकार किया गया, लेकिन इसके सीटों की संख्या विधानसभा में 71 से बढ़ाकर 147 पर अंबेडकर साहब ने इस बात को मान लिया, ठीक ना। उस समय इस प्रस्था का शुरुआत ही किया था, अंग्रेज के द्वारा ही देन था कि यह छोट है, यह बड़ा है, यह दलित है। ये इतना सुन के खराब लगता है। देखिए, सब एक है, सब एक है, सब एक है, अल्लाह ईश्वर वगैरह सब एक है, ईसाई वगैरह सब एक है, कुछ भी अंतर नहीं है। ये नेताओं की चाल है, क्योंकि असली अंग्रेज तो अब है, गुलामी का बांध बंधाए हुए हैं। हम लोग के टैक्स पे पैसा जीते हैं, अपना टैक्स बढ़ाते हैं, लोगों की पेंशन वगैरह ये सब खत्म करके, और सरकारी कर्मचारी का वेतन नहीं दे देकर, यहां नौकरी ना दे देकर, ये सब असली अंग्रेज तो देश में ये सब नेता लोग हैं। अंग्रेज चले गए, लेकिन ये सब खादी कुर्ते वाला जो दिखने में अंग्रेज होता है, फेंकू सब, लेकिन रियलिटी में ये सब ओरिजिनल में अंग्रेज है, ठीक ना।
तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1933 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला पॉइंट आता है भारत छोड़ो आंदोलन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? आपको पता है क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। यह किसके द्वारा? स्टैनफोर्ड क्रिप्स के मिशन। और यह असफल का कारण क्या था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी नीति। क्या था इस क्रिप्स मिशन के विफलता का कारण? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी का नीति। क्रिप्स मिशन ने भारत के संविधान बनाने के लिए बात की गई थी, लेकिन क्रिप्स मिशन को असफल माना गया। और क्रिप्स मिशन 1942 में जब यह असफल हो जाती है तो भारत में अंग्रेज ने क्या कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में मेरा साथ दो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। अंग्रेज ने गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दिए थे। कब? प्रथम विश्व युद्ध में, क्योंकि भारतीय लोगों को प्रेरित किया जाता था। लेकिन अंग्रेज क्या कर दिया? बाबा जी का ठुल्लू दिखा दिया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में भी यही बहाना दिए कि भाई मैं देश को आजाद कर दूंगा, भारत को आजाद कर दूंगा, फिर मेरे द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता करो। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता किए सब लोगों ने। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता करने के बाद भी भारत को आजादी नहीं मिला। तब गांधी जी को यह चीज समझ में आया। लाला लाजपत राय ने कहा मरो या मारो। बहुत सारे लोगों ने उससे पहले ही कहे थे, लाला लाजपत राय वगैरह बहुत सारे लोगों ने कहा था, ठीक ना। सैफुद्दीन हसन भी कहे थे, उससे पहले ही बोल चुके थे जब साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। लेकिन इस क्रिप्स, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को यह समझ में आया अब अहिंसा से नहीं चलेगी, अब मुंह से नहीं, जो बात का देवता नहीं है, ये सब लात की देवता है। इस लात की देवता के लिए कौन चीज चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। जानते हैं इसके बारे में। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगस्त में यह प्रारंभ किया गया था, ठीक ना। इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई मानी जाती है। भारतीय स्वतंत्रता का अंतिम लड़ाई मानी जाती है। एक लड़का लिख रहा है कि सर 7 साल में 4 करोड़ रोजगार दिया, ठीक ना। कौन सा रोजगार दिए भाई मेरे? देखिए कोई क्या है नहीं है इसके बारे में कुछ भी नहीं डालना है मेरे भाई। सब अपने जगह सही है, लेकिन इतना जान लो सब चोर है। ये सब असली अंग्रेज है नेता के रूप में, खादी कपड़े के रूप में, बिना डिग्री। जो जितना मर्डर करेगा, जो जितना गंदा काम करेगा, समाज का सबसे गंदा आदमी वो सबसे बेटर वहां बैठा रहता है। क्योंकि लोगों की जो एजुकेशन सही सिस्टम में, अगर सही एजुकेशन दे दिया जाए ना, इतना गारंटी देता हूं ना कि अगर सही एजुकेशन दिया जाए, संविधान के बारे में जानकारी लोगों को होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं सुबह मेरे साथ 9 बजे जुड़िए, लाइव जो है संविधान, क्योंकि संविधान जानोगे तो आपका हक भी जानोगे और एग्जाम में क्वेश्चन भी उससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको ग्रुप डी वगैरह और एसएससी जीडी में 7 क्वेश्चन आएगी। सुबह 9 बजे मेरे साथ लाइव जुड़िए संविधान का, उसका 7 से 8 क्लास का प्लेलिस्ट भी डाल दिया हूं, ठीक ना। संविधान जानोगे तब ना अपना हक जानोगे, ये जानना जरूरी है एक भारतीय के तौर पे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता। क्यों कहा जाता? क्योंकि अगस्त में शुरुआत किया गया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ने वादा किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में मेरे साथ आओ। अब प्रथम विश्व युद्ध की तरह इस बार भी ठंगा दिखा दिया। तब जाके बाबा जी के ठुल्ला दिखाने की वजह से ये इसको क्रिप्स मिशन की भी विफलता हुई। तब जाके अंग्रेज यानी महात्मा गांधी ने कहा कि भैया अब अहिंसा से अब नहीं चली, लात ये सब बात से ना चली, अब चली लतवा से। यानी अंग्रेज बात का देवता नहीं, ये लात का देवता है, इसीलिए करो या मारो का नारा इसमें दिया गया, ठीक ना। चलिए, 8 अगस्त 1942 को वर्धा प्रस्ताव पारित किया गया। और आपको पता होगा बंबई में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, बंबई में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। और इस बंबई के अधिवेशन में, बंबई के अधिवेशन जब कांग्रेस का हुआ तो इसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे, ठीक ना। चलिए, इस आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री है। क्रिप्स मिशन जो है 1942 की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसके माध्यम से हुआ? तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो यानी डू एंड डाई का नारा दिए।
और अंग्रेज ने क्या किया कि लगा कि डू एंड डाई का नारा दिया और अंग्रेज ने अपना एक नियम बनाया कि भैया इन सब नेता को गिरफ्तार कर लो, नहीं तो इसमें क्या किया जाएगा, यह सब हम पे आंदोलन करके जबरदस्ती क्या किया जाएगा, भारत से ब्रिटेन को भगा दिया जाएगा। तो अंग्रेज द्वारा एक मिशन चलाया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन जीरो आवर। क्या चलाया गया, ऑपरेशन जीरो आवर। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण नेता था उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस पुणे जेल में डाल दिया गया। और कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है 74 साल में। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है इसी आगा खां पैलेस में 74 साल में और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल महाराष्ट्र में रखा गया और आपको पता होगा सबसे ज्यादा भारतीय नेताओं को यहां रखा गया था। कहां, अहमदनगर जेल में। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल यानी झारखंड में रखा गया। फिर से सुनिए, इस आंदोलन का प्रारूप बनाए थे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहां अब्दुल कलाम नहीं, अब्दुल कलाम आजाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्रिप्स मिशन के विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ। गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। अंग्रेज द्वारा चलाया गया यह मिशन था ताकि इसमें भारतीय नेताओं को रोका जाए। तो ऑपरेशन जीरो आवर, सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस पुणे जेल में डाला गया और इसमें कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में, और आपको पता होगा अहमदनगर जेल में सबसे ज्यादा भारत छोड़ो आंदोलन में नेता को गिरफ्तार किया गया था, ठीक ना। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में डाला गया, क्लियर ना। चलिए अगला पॉइंट आता है, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में डाला गया। बांकीपुर पटना वाले राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद किया गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया यूपी में चीटू पांडे के द्वारा समानांतर सरकार की गठन किया गया। पहला समानांतर सरकार का गठन चीटू पांडे के द्वारा बलिया यूपी में किया गया, ठीक ना, जहां से बलिया हिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाया गया, किसके द्वारा, उषा मेहता के द्वारा। दूसरी बात, जब महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार किया गया तो इसका नेतृत्व अरुणा आसफ अली की थी। और मैंने एक चीज बताया था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था उसका नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में इसका नेतृत्व कौन किए थे, तो याद रखना है अरुणा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे लॉर्ड लिथलिंगो और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, क्लियर ना। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो गांधी जी के बारे में जानना है और आपको याद होना चाहिए। जो अगला क्लास होगा गांधी जी से जितना भी मैंने 2 पार्ट में बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। फर्स्ट वाले लिंक उसको जरूर देखिएगा और स्टैटिक जीके का वीडियो मात्र 15 मिनट का वीडियो रहता है करंट अफेयर्स का, उसको जरूर देखिएगा टॉपिक बाय टॉपिक। और संविधान का प्लेलिस्ट सुबह मेरे साथ 9 बजे जुड़िएगा, उसमें क्या होगा टॉपिक बाय टॉपिक पूरा कंप्लीट कराता हूं, ठीक ना। चलिए, गांधी जी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया गया। मैं इतना बताना चाहता हूं, जो हिस्ट्री और पॉलिटी मैं पढ़ा दूंगा, करंट अफेयर्स आप तो पढ़वे करते हैं हमसे, स्टैटिक जीके तो 1 साल से पढ़े रहे हैं, जो मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि मैं खुद लॉयर हूं, मेरे साथ ये प्रैक्टिकली नॉलेज है, जो मैं पढ़ा दूंगा ना कम समय में बेहतर ज्ञान, शायद हमको लगता है बहुत सारे लोग पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ मेरे अनुसार मैं बेस्ट पढ़ाऊंगा, इतना गारंटी है, क्योंकि आप कंटेंट से ही अनुमान लगा सकते हैं, ठीक ना। चलिए, इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि एक लॉयर का उसका प्रैक्टिकली नॉलेज होता है ये ज्ञान, पॉलिटी हिस्ट्री, इसलिए मेरे साथ सुबह 9 बजे लाइव जुड़िए। गांधी जी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया गया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। एक चीज बताओ मेरे भाई कि सत्याग्रह शब्द महात्मा गांधी ने कहां से लिया गया, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार कौन थे, लुई फिशर थे। कौन थे, लुई फिशर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार कौन थे, ठीक ना, तो याद रखिएगा लुई फिशर थे। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक भी कहा, और क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ तो इसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा, ठीक ना।
गांधी जी ने यरवदा जेल पुणे को जेल मंदिर की उपाधि दिया, क्योंकि गांधी जी सबसे ज्यादा यहीं बिताए थे, इसलिए गांधी जी ने यरवदा जेल को क्या कहा, जेल मंदिर की उपाधि दिया। ठीक ना। करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं मिलता है, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां मिल जाएगा मेरे भाई। स्टैटिक जीके का टॉपिक बाय टॉपिक मात्र 15 मिनट में, इतनी शानदार वीडियो, 1 मिनट भी बात नहीं, लाइव नहीं होता है, रिकॉर्डिंग वीडियो होता है, एक टॉपिक कंप्लीट। ठीक ना। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए किसने गांधी जी को निष्ठुर बर्बादी कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। टाइम पत्रिका ने गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर 1930 में घोषित किया गया था। कब? 1930। गांधी स्मारक संग्रहालय कहां है? अहमदाबाद में। आप मुझे ये कमेंट करके बताओ, अगला क्लास में बताऊंगा इसका डिजाइन कौन तैयार किया था। ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट आता है, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को, और आपको उसी पिछले क्लास में ही बताए थे 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और ठीक ना, नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन कहां है? नई दिल्ली में। वहां इसकी हत्या कर देती है, गोली मारकर हत्या कर देती है। तो गांधी जी को इस हत्या के मामले में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई जाती है और इसे फांसी दे दी जाती है। ठीक ना। गांधी जी के लोकप्रिय भजन वैष्णव जन तो कहिए के रचयिता कौन थे? नरसिंह मेहता, ये गुजरात के थे। ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट आता है, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन थे? विष्णु दिगंबर पलुस्कर। कौन थे? विष्णु दिगंबर पलुस्कर। गांधी जी की मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके अनुसार, यानी जो आइंस्टीन ने क्या कहा। देखिए, गांधी बनना पूरे जीवन लग जाती है, लेकिन नाथूराम गोड्स बनना मात्र 1 सेकेंड का काम है। नाथूराम गोड्स बनने में 1 मिनट लगता है, लेकिन गांधी बनने में उसके पीछे बहुत सारे संघर्ष होता है। इसलिए गांधी जी के वजह से अगर कहिए तो 60% इसका योगदान है गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता। यूं ही इसे राष्ट्रपिता नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसने उस प्रकार से काम किया और सत्य और अहिंसा का मार्ग सिर्फ भारत को ही नहीं पूरे दुनिया को सिखाया गया। आज दुनिया में अगर किसी व्यक्ति की बात किया जाए तो सबसे बड़ा भारत में गांधी जी को ही कहा जाए। और जो नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे बनना 1 दिन का काम है मेरे भाई। गांधी जी के बारे में बस मैं इतना ही कहूंगा। ठीक ना। चलिए अब हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक ना, रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट सर, 2 मिनट बोल दे, सुबह 9 बजे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो महात्मा गांधी जो है, इससे हम लोग कहां तक पढ़े थे? रॉलेट एक्ट के तक। खिलाफत आंदोलन जो है, तुर्की के खलीफा की धार्मिक सत्ता को बनाए रखने के लिए 1919 में भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जो 1919 से लेकर 1924 तक चला। इसका नेतृत्व कौन किए थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु के द्वारा। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय कमेटी का गठन किया गया, जिसका पहला सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ और महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता की। ठीक ना। चलिए रिवीजन जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, का हलवा हो। जल्दी जल्दी सर मेरे वेलकम के लिए जल्दी से 1 टाइप कर दो, एकदम तेजी से 1 टाइप कर दो सर, फिर हम लोग बातें करेंगे। बस 2 मिनट का टाइम लेंगे हम आप लोगों का। जल्दी जल्दी सर 1 टाइप कर दो। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है हमारी सर? उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। कोविड के टाइम में भी सर आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, मतलब आई कांट बिलीव दैट। हम लोग तो मतलब सोच नहीं सकते हैं कि इतना पेशेंस है अभी के बच्चों में, और इतना जोश और जुनून है कि बच्चे अभी भी चाहते हैं कि हम जॉब लें, और उसके लिए बच्चे तैयार हैं। तैयार नहीं है मतलब समझो कि पागलपन इसको कहते हैं मेरे दोस्त। ये जो पागलपन तेरे अंदर है ना, कुछ ही बच्चों के अंदर देखा जाता है। तुम सोच के देखो कि 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और सारे चैनल्स मिला के 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब, और वैकेंसी 1 लाख है, मतलब जॉब होना तय है। खाली हम लोग को भूल ना जाने मन पिछले कोरोना से इस बार के कोरोना तक पढ़ा रहे हैं हम लोग। सब टीचर यहां मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो हम हो कि रोशन सर हो, कि रीजनिंग वाले सर हो, कि मैथ वाले सर हो, या तरुण सर हो। सारे टीचर या और भी जो अन्य चैनल के टीचर हैं वो लोग हो, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं।
तो सर लेकिन तुम देखो, अगर गौर से देखोगे जितनी वैकेंसियां हैं उतने ही बच्चे लगभग रेगुलरली पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो पढ़ रहे हैं उसका होना तय है। तो खाली भूलने जाना, स्टेशन पे जाएंगे तो नहीं हम लोग को भी पहचान लेना। अगर स्टेशन पे कभी पहुंच गए हम लोग को पहचान लेना का हो। कभी कभार खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा तो धिया पुता मारेगा, लतियाएगा, तुम ही लोग के साथ चल देंगे, की करेंगे? धिया पुता लतियाएगा तो चल देंगे, और चल देंगे तो कहीं या तो तू ग्रुप डी में रहेगा या एसएम रहेगा, गार्ड रहेगा। हम लोग की सर तमन्ना है कि जो टीटी हमको पकड़े वो भी मेरा चेला हुआ, जे पुलिसवा के हाथे दे दे वो मेरा चेला हो, आज जेएसएम के सामने हमारी प्रस्तुति हो वो भी हमारा चेला हो। मां कसम खुशी खुशी जेल काट लेंगे हम। इसलिए प्यारे बच्चों, इस बार आपका जॉब लगना तय है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़िएगा, लेकिन एक ही बात है चला, हम लोग को भूल ना जाना। खाली याद रखना, कभी आके नहीं, सामने से नहीं तो दुआओं में याद रखना। कभी सामने आओगे तो एकदम भगवान से जब मांगना कुछ तो हमारे लिए भी मांग लेना, कम से कम हम लोग का ब्याह हो जाए। इनका भी ब्याह नहीं हुआ है तो हम लोग का ब्याह हो जाए और तुम लोग का भी ब्याह हो जाए। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे सर कि हम लोग का जल्दी से जॉब लगे सारे बच्चों का। और हम लोग सर जब मिले अगली बार तो आप पैर छू के प्रणाम करें ना करें, लेकिन एक बार आप ये जरूर बोले कि सर मेरा हो गया। एक बार चला तो मुस्कुरा देगा ना, सर मेरा हो गया। आय हाय 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 हाय, मां कसम यहां एक बोतल दारू का नशा चढ़ता है मेरे दोस्त। जब तू कहता ना, इसे देखते हैं और तुम्हारे चेहरे की तरफ देख के वो सुकून मिलता है, लगता है कि आज एकदम देसी मछली और चावल खाएं। उतना ठंडक दिल को मिलता है जब लड़का ही कहता है कि सर मेरा हो गया। प्यारे बच्चों, हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, खूब जी जान से मेहनत कीजिए। और सर के बारे में तो हम एक ही लफ्ज कहेंगे कि इनका जो कंटेंट जो ये तैयार करते रहते हैं, कोशिश कीजिए कि इस कंटेंट का लाभ उठाएं। और देखिए सर, है क्या, बहुत सारी बातें हैं। करंट अफेयर्स की अगर बात करोगे तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, जैसे या स्टैटिक की ही बात करो तो सर आपको यह नहीं पढ़ना है कि चंद्रशेखर आजाद गोली चला रहे थे तो बगल से साइकिल से कौन जा रहा था। आपको खाली ही पढ़ना है कि चंद्रशेखर आजाद गोली चला रहे थे और किसको लगी गोली। रेलवे ही नहीं पूछता कि बगल से कौन जा रहा था। तो प्यारे बच्चों, आपसे सादर अनुरोध है कि बगल से कौन जा रहा था इस पर चर्चा न करें, और एक सटीक मटेरियल पढ़ें। और वो सटीक मटेरियल आपको कुछ ही टीचर, हमारे यहां जो भी टीचर सर पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे अनुभवी हैं और कोशिश करते हैं कि सटीक टीचर मटेरियल दें। और भी लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहां, लेकिन आप कोशिश कीजिए सर सटीक मटेरियल, सटीक कंटेंट ही पढ़ें, अल बल टल नहीं पढ़ें। ये हमारा आपसे नम्र निवेदन है। और वो सटीक मटेरियल आपको सर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जो 9 बजे आप सर से जुड़िए, सुबह में 9 बजे डेली सर लाइव आते हैं मंडे टू फ्राइडे में। तो आप डेली सुबह 9 बजे जुड़िए और कोशिश कीजिए सर की बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए जो सर लेके आते हैं उसको ग्रहण किया जाए और हमें अनुग्रहित किया जाए। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि सर आप लोग जरूर से जरूर जुड़िए। हमारा जो यूट्यूब क्लास का सर शेड्यूल होता है वो एक बार हम आप लोगों से डिस्कस कर देते हैं, अगर आप लोग कर पाते हैं तो। हमारा यूट्यूब क्लास का जो शेड्यूल है वो सुबह से स्टार्ट हो जाता है। सुबह में 9 से 10 AM में ये हमारा स्टैटिक और करंट अफेयर्स का क्लास चलता है। रोशन सर लेते हैं, करंट अफेयर्स का क्लास चलता है। उसके बाद आप आइएगा शाम में। उसके बाद आपका कितने बजे है? 4 बजे। 4 से 5 में AM में आपको PM में आपको आर्ट्स पेपर और स्टैटिक के कुछ पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे यहां पर। उसके बाद 7:30 बजे 7:35 में हम खुद आते हैं PM में। ये आपको साइंस के बेस्ट ऑफ द बेस्ट 30 लगातार सेट हम लेकर आ रहे हैं। लगातार 30 सेट हम सर लेकर आ रहे हैं। अगर आपने ग्रुप डी का फाइनल रिवीजन सोच रखा है कि हमको करना है, कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे। एक फाइनल रिवीजन हो जाए सर 30 सेट का, जो कि हम 7:35 में लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद 6:30 बजे से RK सिंह सर लेके आते हैं शाम में मैथ। तो ये हमारे सर यूट्यूब का शेड्यूल है, आप कोशिश कीजिए सर। और 9 से 10 PM में रीजनिंग की झमाझम क्लास चलती है। कोशिश कीजिए सर इस सारे क्लासेस को अटेंड करने का। और सर हम यही चाहेंगे कि आप लोग जो हमारे चैनल को प्रमोट करते हैं, हमारे टीचर को सपोर्ट करते हैं, इसके लिए सर 100 बार धन्यवाद। एक बार सर सभी लोग मिलकर अपने मम्मी पापा के लिए
लव यू मॉम लव यू डैड एक बार लिख दीजिए सर, और उसके बाद सर आपका जो रिवीजन का क्लास है वो सेशन चालू रहेगा। इसके बाद सर आपका सर रिवीजन करवाएंगे। एक बार हो जाए लव यू मॉम लव यू डैड, एक बार देखते हैं कौन कौन बच्चा अपने मम्मी पापा से प्यार करता है। एक बार लिख दे मेरे दोस्त, लव यू मॉम लव यू पापा। करंट अफेयर्स का सर क्या होगा? करंट अफेयर्स सर आपको यहीं पर करवा दिया जाता है। करंट अफेयर्स का अपलोडेड वीडियो अभी आ रहा है, तो अपलोडेड वीडियो डेली आ जाता है, डेली आ रहा है ना, डेली आ जाता है, आप उसको एंजॉय कीजिए सर। उसके बाद कंप्यूटर का क्लास आज नहीं होता सर, मंडे टू फ्राइडे होता है। मंडे टू फ्राइडे कंप्यूटर का क्लास होता है, और 5 क्लास हमने ले लिया है, 5 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको जरूर देखिए। 1 घंटा का क्लास भी दे देंगे 10 दिन के। हाँ ना 100%। लव यू लव यू लव यू मेरा भाई लोग, थैंक यू वेरी मच। चलिए आप लोग कंटिन्यू कीजिए सर के साथ, अब फिर मिलते हैं हम लोग सर अगले सेशन में। और कल से एकदम झमाझम क्लास सारे टीचर लेकर आ रहे हैं सर, एक नए शेड्यूल। आज अब हम भी पटना आए हैं सर, और कल से आज तक में एक नया शेड्यूल बना दिए हैं ताकि बच्चों को एक फ्रेश क्वेश्चन और फ्रेश कंटेंट मिले। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि एक फ्रेश कंटेंट और एक फ्रेश क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग आ रहे हैं कल से। तो ये सारे यूट्यूब के शेड्यूल को आप फॉलो कर सकते हैं। और इतना सर हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, हमारे शिक्षकों का साथ देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद है सर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं हम लोग 5 मिनट में जल्दी से। तो 1919 में दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुसलमान एकता पर भाषण दिए थे स्वामी सरदानंद। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया, यानी 17 अक्टूबर को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा गया जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, महात्मा गांधी द्वारा कहा गया। ये रिवीजन है मेरे भाई, रिवीजन आपको पूरा अब तो समाप्त हो गया, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 उसका लिंक में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। पार्ट 1 का दिया हुआ उसको भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 1924 में तुर्की के सुल्तान मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा यह खलीफा पद को समाप्त किया गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के द्वारा चलाया गया। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन जन आंदोलन था। प्रतीक चिन्ह क्या था? चरखा और खादी। नारा क्या था? 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाना महात्मा गांधी का कथन था। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन बुलाया गया कांग्रेस में, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय ने कहा थे, और असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर का अधिवेशन 1920 में हुआ विजय राघवाचारी के द्वारा, जिसमें प्रस्ताव को लागू कर दिया गया। ठीक ना। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद किए थे। ठीक ना। इसको पूरा पॉइंट से एक एक पॉइंट पीडीएफ भी डाल दिया हूं, नोट करिएगा। इसको 2-3 बार देखिएगा, वीडियो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने एक राजनीतिक जुलूस पर गोलीबारी कर दी थी, जिसने परिणाम स्वरूप जनता ने पुलिस पर हमला कर दी। 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया। और इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक ना। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया, जिसके अध्यक्ष सीआर दास थे और महासचिव कौन बने? मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का मुख्य लक्ष्य था विधानसभा में प्रतिनिधित्व पढ़ना। 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन कहां हुआ था? कर्नाटक में। अध्यक्षता महात्मा गांधी की। और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। साबरमती आश्रम से 80 अनुयायी यानी 78 भारतीय, एक गांधी जी 79 और एक अमेरिकी बेब मिलर के साथ 24 दिन का 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। कुल यात्रा 385 किलोमीटर। और उत्तर पूर्व भारत में महिला गोंडिल्ली, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने रानी का उपाधि दिया गया, और तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी, उड़ीसा में गोपीचंद और केरल में वैकोम सत्याग्रह के नेता सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की पेरिस यात्रा से इसकी तुलना किया और मुसोलिनी का रोम मार्च से तुलना किया। सविनय अभिज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत किया गया था, और इसका कारण था यंग इंडिया में लेख द्वारा ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्री मांग को अस्वीकार करना। प्रभाव क्या था? ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के दबाव को खत्म करने के लिए कदम उठाए। गांधी जी समेत अनेक नेताओं को जेल में डाला गया, और इसका नेतृत्व अब्बास तैयब जी करते हैं जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक ना। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ दिल्ली में, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है।
कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब 1931 में हुआ, इसमें महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर और फ्रैंक मॉरिस को देशद्रोही फकीर कहा। और पूना समझौता 1932 में हुआ। भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के बीच में यरवदा जेल में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या ये बढ़ा दिया गया 71 से 141, ठीक ना। हरिजन सेवक संघ का स्थापना 1933 में किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। रिवीजन बहुत जरूरी है मेरे भाई। भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इसे भारतीय स्वतंत्रता का अंतिम लड़ाई माना जाता है। 8 अगस्त 1942 को वर्धा प्रस्ताव द्वारा पारित हुआ था। और इस वर्धा प्रस्ताव द्वारा क्या हुआ था? इस आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आजाद ने तैयार किया था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद यह आंदोलन चलाया गया था। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया और अंग्रेज द्वारा चलाया गया मिशन का नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। और महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया। और आगा खां पैलेस में इस कस्तूरबा गांधी की 74 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। और जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में डाला गया और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। और याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अहमदनगर जेल में डाला गया, ठीक ना। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद किया गया, जिसमें राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा इंडिया डिवाइड की रचना किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार के गठन बलिया यूपी में चीटू पांडे किया था। कौन किया था समानांतर सरकार का गठन? बलिया यूपी में, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो किसने चलाया था? उषा मेहता ने। और जब महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था, इसका नेतृत्व अरुणा आसफ ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथलिंगो। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। गांधी जी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया गया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार कौन थे? लुई फिशर। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। और गांधी जी ने यरवदा जेल को पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? क्रिप्स मिशन को। लेकिन गांधी जी ने यरवदा जेल को जेल मंदिर की संज्ञा दिया था, ठीक ना। असहयोग आंदोलन के द्वारा विदेशी वस्तुओं को जलाने के कारण यानी किसने गांधी जी को निठुर बर्बादी कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। टाइम पत्रिका ने गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर 1930 में घोषित किया। आपसे एक क्वेश्चन भी बताया था, पूछा था कि गांधी जी को कितनी बार नोबेल में नॉमिनेट किया गया था। और गांधी स्मारक संग्रहालय अहमदाबाद में है और इसका डिजाइन कौन तैयार किया था? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा बिरला भवन में किया गया। नई दिल्ली में गांधी जी की हत्या के मामले में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दिया गया, क्योंकि नारायण आप्टे भी इसमें अभियुक्त था। गांधी जी के लोकप्रिय भजन, इसमें अभियुक्त कौन था? नारायण आप्टे भी। गांधी जी के लोकप्रिय भजन वैष्णव जन तो कहिए की रचना नरसिंह मेहता किए थे। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर। फिर से सुनिए, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर। गांधी जी के मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये कितने बार एग्जाम में पूछ चुका है? रघुपति राघव राजाराम, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, रघुपति राघव राजाराम के विष्णु दिगंबर पलुस्कर और वैष्णव जन तो कहिए के नरसिंह मेहता। और किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चले गए? जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। कल सुबह में 9 बजे मेरे साथ जुड़िए पॉलिटी के क्लास में, और अपलोडेड वीडियो भी आपका जुड़ जाएगा। और करंट अफेयर्स की जो अपलोडेड वीडियो होगा वो 15 मिनट का, वो आपको मिल जाएगी, ठीक ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। लव यू मेरे भाई, लव यू।